हे गाइज, मैं अशोक कुमार यादव एक बार अपने वाईफाई टॉपिक में स्वागत करता हूँ दोस्त। तो दोस्त चलते हैं आज का टॉपिक जो होगा अपना थ्योरी पर, और फिजिक्स का बहुत शानदार टॉपिक है दोस्त। जो अब टॉपिक बाय लाइन टॉपिक कर रहा हूँ, कोई इधर इधर नहीं, लाइन बाय लाइन टॉपिक हम लोग पढ़ रहा हूँ। तो उससे पहले जो है 2 वीडियो में डाल दिया थ्योरी का, और अभी जो है अपना चल रहा है न्यूटन का, मतलब चल रहा था लॉ ऑफ मोशन चल रहा था अपना अपना ठीक ना। तो मौसम के बारे में हम लोग कुछ पढ़े हैं, आज कुछ रह गया है तो इसको भी हम आज खत्म करूँगा। ठीक है, आज थ्योरी खत्म होने के बाद फिर ऑब्जेक्टिव लेके आऊंगा दोस्त। कम से कम 500 ऑब्जेक्टिव खाली फिजिक्स का लाएंगे, कम से कम 500 का सब लाएंगे, 1500-1600 जो है पूरा टोटल करना आपको, बायोलॉजी ये और केमिस्ट्री और फिजिक्स का, ठीक है, ताकि आपको एनटीपीसी में कहीं दिक्कत ही ना हो। ठीक दोस्त, तो चलते हैं सबसे पहले न्यूटन का, ठीक ना, क्या तृतीय नियम, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या आता है दोस्त, कि देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक वस्तु रखा हूँ, ठीक, और इस वस्तु को हम इस साइड में खींचना चाहूँगा। मान लीजिए इसको हम इधर फोर्स खींचूंगा, तो दोस्त जितना स्पीड से मान लीजिए हम इसको इधर खींचेंगे, वो ठीक इसके अपोजिट क्या करता है, इतना ही फोर्स वो भी अपने आप अट्रैक्शन करेगा, ठीक ना। कहने का मतलब है न्यूटन थर्ड लॉ यही होता है कि जितना स्पीड से या कोई चीज़ को जितना मेहनत से आप खींचेंगे ना, उतना मेहनत से आपको भी वो वस्तु भी अपना उतना ही आपको फोर्स लगाना पड़ेगा वस्तु पर, और उतना फोर्स आप पर भी, ठीक ना। कहने का मतलब है कि वही समझ में आ गया, क्लियर हो गया। जैसे कोई वस्तु को हम खींचेंगे, तो वस्तु को जो खींचेंगे ना दोस्त, तो कहने का मतलब है कि वस्तु को हम कैसे खींचते हैं। तो देखिए, अगर कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत दम लगाते हैं और वो जो वस्तु ना इधर होता है ना इधर होता है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो थर्ड लॉ लगता है ना, तो थोड़ा जितना मतलब मेरा भार, मतलब जितना मेरा बल का बल है, जितना बल मैं लगाता हूँ उतना बल उस पर भी है, ठीक ना। उससे ज़्यादा बल है, आपसे ज़्यादा बल है, मगर आपका बल और उसका बल दोनों का सेम होना चाहिए। आपका बल, ठीक ना, और उसका बल दोनों का क्या होगा, सेम होगा, तो वस्तु जो होगा वो हिल नहीं सकता है। ठीक, उससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा, थोड़ा आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो वस्तु क्या होगा, हिल सकता है। तो करा के देखिए थ्योरी हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए थोड़ा इसको मैं जूम कर लूँगा ताकि आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाए। ठीक दोस्त, चलिए आ जाइए। देखिए कह रहा है यहाँ पर सॉरी दोस्त, देखिए दोस्त थोड़ा इसको जूम करना चाहूँगा, चलिए आ जाइए। देखिए इसमें क्या करा है कि न्यूटन है ना, क्या करा, देखिए न्यूटन के तृतीय नियम, ठीक है, कि थर्ड है ना, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर है ना, परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कहने का मतलब प्रत्येक है ना, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर जितना भी बल लगाएंगे ना, उसके ठीक आपके प्रत्येक क्रिया के बराबर जितना काम करे उसके प्रत्येक क्रिया के ठीक ना, क्या होगा, बराबर, परंतु विपरीत दिशा के प्रतिक्रिया होती है, ठीक ना। विपरीत दिशा में आप जिस डायरेक्शन में लगाए ना, उसके ठीक विपरीत होता है, ठीक उसका उल्टा भी होता है। ठीक, तो जैसे कि आपका एग्जाम्पल हुआ बंदूक, बंदूक से गोली, ठीक ना, चलाने पर, जैसे कि बंदूक से जो गोली चलाते हैं, तो कहने का मतलब जितना स्पीड से जो गन का जो गोली निकलता है ना रिवॉल्वर से, उतना ही स्पीड से वो पीछे की ओर आपको क्या करता है, मतलब फोर्स डालता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को है बंदूक चलाने को सावधानी, मतलब जो ट्रेंड है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक ना। जो न्यू आदमी है जिससे नहीं कभी चला है, उस सबको बहुत परेशानी रहता है, वो सब नहीं चला सकता है जल्दी। चलिए, सबका ट्रेनिंग रहता है। चलिए इसके बाद क्या करा है, देखिए यहाँ पर दिया आपको, ठीक ना, चलाने वाले, देखिए चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगाना, ठीक ना, क्या करा, जो गन चलाता है उसको पीछे की ओर धक्का लगाना। फिर करा कि नाव के किनारे पर कूदने पर नाव के पीछे की ओर हट जाना ना। जैसे कि हम लोग नाव पर बैठते हैं समुद्री इलाके में, तो क्या करते हैं, कहीं भी जहाँ पर हम लोग नाव यूज करते हैं, तो क्या करता है, जितना आप जो मान लीजिए इससे अगर जंप मारते हैं, तो जितना मतलब बल आप जंप करते हैं जंप मारने में, उतना ही बल आपको क्या करता है नाव पर, इसीलिए नाव क्या होता है, पीछे की ओर चला जाता है ना। आप आगे की ओर जाते हैं और नाव जो पीछे की ओर चला जाता है। ठीक दोस्तों, इसमें किसी को क्लियर, मतलब सॉरी, इसमें कहीं पर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, चलिए आ जाइए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो देखिए ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है मेरे दोस्त, थोड़ा इसको थोड़ा जूम करूंगा, ठीक ना, ताकि और क्लियर हो जाए आपको। देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है मेरे दोस्त, देखिए क्या करा है, सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए। क्या कि देखिए संवेग, ठीक ना, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यदि यदि किसी, ठीक ना, क्या करा है, यदि किसी कणों के, ठीक ना, किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो, तो उस निकाय को कुछ संवेग नियत रहा, अर्थात टकराने के पहले और टकराने के बाद का संवेग बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे दोस्त कि यहाँ पर कोई एक मैटर है, फिर यहाँ पर भी कोई मैटर है, और दोनों क्या हुआ, आपस में आके यहाँ पर टकरा गया, और टकराने के बाद दोस्त फिर से क्या हुआ, अलग अलग हो गया, ठीक ना, अलग अलग हो गया, ये हो गया। तो कहा कि देखिए टक क्या है, अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होगा। कहा कि देखिए टक्कर
के पहले देखिए, जैसे ये मेरा संवेग है, मान लीजिए इसका जो संवेग होगा, ये जो होगा मोमेंटम, मान लीजिए जो संवेग है और इसका जो संवेग है, देखिए ये टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का जो है ना सेम होगा, ठीक ना। तो इसी को हम लोग क्या संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक ना। ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर, चलते हैं, चलिए नेक्स्ट। सॉरी दोस्त, देखिए आवेग, ठीक ना, क्या कि आवेग इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है इसके बारे में देख लेता हूँ। तो देखिए करा कि इम्पल्स जो है ना मेरे दोस्त, फोर्स और क्या हुआ टाइम के अंतराल, टाइम के मल्टीप्लाई को हम लोग क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। क्या कि देखिए यहाँ पर थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा, ठीक ना। सॉरी दोस्त, एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक। चलिए थोड़ा मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि जूम करके, ताकि आपको बढ़िया समझ में आ जाए। चलिए अजय देखिए क्या करा है, ठीक दोस्त, देखिए क्या करा है, इम्पल्स में क्या है, देखिए जब कोई, ठीक ना, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े देर के लिए, ठीक ना, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो, ठीक ना, तो तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। कहने का मतलब क्षण भर के लिए जो हम किसी पर यूज करते हैं, बड़े बल की, ठीक ना, वस्तु पर थोड़ी देर के लिए यूज करते हैं, क्षण भर के लिए, तो उसमें जो बल लगा है सो, और उसमें जो समय लगता है, समय का जो अंतराल है ना, समय का उसके बीच का जो समय है, उसके प्रोडक्ट, उसके गुणनफल को, ठीक ना, हम लोग क्या होता है आवेग बोलेंगे, इम्पल्स बोलेंगे, ठीक ना। देखिए कह रहा है आवेग बराबर फॉर्मूला, देखिए आपको दिमाग में रखना है सब, ठीक है। आवेग बराबर क्या, बल गुने समय अंतराल, ठीक ना। और क्या कह रहा है, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, यहाँ पर ये जो दिए ना, इस बड़े मतलब ये जितना भी है इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं संवेग में परिवर्तन, ठीक ना। संवेग में परिवर्तन दर था ना, वैसे ही सेम चीज इस पर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक। तो कहा कि आवेग को हम लोग क्या संवेग में परिवर्तन के बराबर भी कर सकते हैं। फिर कहा कि आवेग एक सदिश राशि है, ठीक है। ये क्या सदिश राशि है, जिसका मात्रक जो है न्यूटन सेकेंड होता है। क्यों होता है दोस्त, तो देखिए ये सदिश राशि, क्योंकि आवेग जो है इम्पल्स है, उसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक ना। क्या होता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन भी होगा, ठीक है, और उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है दोस्त, ठीक ना, मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ही होता है, ठीक है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा उसमें, क्लियर। क्या होगा मतलब उसमें परिणाम और दिशा दोनों होना चाहिए, ठीक। और चलता है, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन सेकेंड ही क्यों हुआ, तो देखिए दोस्त जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, आवेग बराबर इम्पल्स बराबर जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, इम्पल्स बराबर जब हमने फॉर्मूला लिखा, इम्पल्स का जो फॉर्मूला लिखा, तो क्या लिखा, एफ इंटू एस, यही ना, एफ इंटू एस है। तो एफ इंटू एस में हम देखेंगे एफ का फोर्स हुआ न्यूटन, और ये जो समय था, समय को हम लोग क्या लिखेंगे, एस से, तो इसीलिए क्या था, न्यूटन सेकेंड था, है ना। यही आपका ऐसा यूनिट है, इम्पल्स का अगर पूछे कि ऐसा यूनिट क्या होता है, तो क्या होगा, न्यूटन सेकेंड, ओके, न्यूटन सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या करा, अभिकेंद्र, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत भी आए हैं। अभिकेंद्र देखिए थोड़ा आपको याद रखना है, इसमें करा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ठीक ना। करा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है दोस्त, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए मेरा सेंट्रीपिटल का मतलब होता है ये केंद्रक है, ठीक ना, केंद्रक है यहाँ पर, मतलब सॉरी ये केंद्र हो गया, ठीक ना, ये मेरा केंद्र हो गया, ठीक, ये मेरा क्या हुआ, केंद्र हो गया, और ये मेरा सर्किल है। तो करा कि अभिकेंद्र, मतलब अभी का मतलब होता है कि अंदर की ओर लगने वाला। पहले एक बार थ्योरी आपको समझा देता हूँ, देखिए थोड़ा एक मिनट दोस्त, एक मिनट रुकिएगा दोस्त, ठीक है, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए कह रहा है कि अभिकेंद्रीय है ना, अभिकेंद्र बल क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि जब कोई वस्तु, है ना, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, उस बल के ही अभिकेंद्र बल कहते हैं ना। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई एम द्रव्यमान का पिंड भी चाल से आर त्रिज्या के वृत्तीय, ना, वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर का ना क्या क्या कार्यकारी वृत्तीय केंद्र की और आवश्यक अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला ये हो जाएगा मेरे दोस्त। कहने का मतलब है कि थोड़ा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक ना, थोड़ा इसको मैं क्लियर करता कि आपको समझ में आ जाए बढ़िया से। चलिए कह रहा है मेरे दोस्त कि देखिए ये मेरा क्या हुआ, सर्किल हुआ, है ना, ये क्या मेरा सर्किल है, ठीक ना, थोड़ा इसको समझा देता हूँ। ये मेरा क्या सर्किल है, तो ये जो सर्किल है, तो क्या कि देखिए जो भी बल केंद्र की ओर लगे, केंद्र की ओर लगेगा, ठीक ना, जो बल अगर केंद्र की ओर लगता है उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोस्त केंद्र की जो ओर लगेगा, तो करा कि हम लोग इस पर क्या करता है, वृत्तीय गति पर मोशन जो है हम लोग सही से नहीं कर पाए ना, वस्तु क्या है वृत्ताकार पर नहीं चल सकती है, ठीक ना। क्या करा, वृत्ताकार पर जो है हम लोग वस्तु को नहीं चला सकते हैं, ठीक ना। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये सर्कल है और ये क्या होगा,
क्या है, अंदर की ओर काम कर रहा है, ये अंदर की ओर काम कर रहा है ना, ये क्या आपको अंदर की ओर काम कर रहा है, ठीक ना, क्लियर। देखिए ये क्या क्या अंदर की ओर काम है, तो ये जो होगा मेरा क्या होगा, रेडियस हो जाएगा, क्लियर। ये क्या होगा, रेडियस। और जो स्पीड होगा, मान लीजिए जो स्पीड से घूमेगा उसको मान लेते हैं भी, ठीक ना, ये क्या होगा भी। और जो पार्टिकल हो, मान ले एम पार्टिकल इसमें मूव करेगा ना, एम पार्टिकल इसमें मूव करेगा, तो इसका जो फोर्स होगा, तो ये अभी केंद्र मतलब केंद्र के लगने वाला बॉल, केंद्र के अंदर लगने वाला फोर्स होगा, तो क्या होगा एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, क्लियर। इसमें दिक्कत कहीं पर नहीं होना चाहिए, इसमें किसी को समस्या है दोस्त, नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। आगे देखिए, बल आघूर्णन, मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक ना, मूवमेंट ऑफ फोर्स। यानी बल आघूर्णन क्या होता है, जिसको हम लोग दोस्त टॉर्क से भी हम लोग जानते हैं, ठीक ना, टॉर्क को ही कहते हैं बल आघूर्णन, टॉर्क। देखिए इंग्लिश में इसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, ठीक दोस्त। सॉरी। देखिए टॉर्क है, तो क्या कि देखिए समझ लेते हैं, सबसे पहले क्या करा कि बल आघूर्णन है ना, बल आघूर्णन। देखिए यहाँ पर लिखा बल आघूर्णन, क्या कि बल द्वारा एक पिंड को, क्या कहा, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परित घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्णन कहते हैं। कहने का मतलब कि एक ही अक्ष पर अगर घुमा दे, मान लीजिए एक ही पॉइंट पर इसको क्या करता है, मूव करवाना है ना, एक ही अक्ष पर ना, एक अक्ष के परित घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्णन कहते हैं। मतलब इसी पॉइंट पर मूव करवा दे किसी चीज को एक ही पॉइंट पर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्णन कहते हैं। ठीक, किसी अक्ष के परित, क्या कोई भी अक्ष हो, एक्स वाई जेड, उस समय कोई लेना देना नहीं, ठीक ना, कोई भी अक्ष के अगर परित घुमाना स्टार्ट कर दे उसको, ठीक, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब बल आघूर्णन कहते हैं। आपका बल आघूर्णन कहते हैं उस बल आघूर्णन के परिणाम तथा अक्ष से ना बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब है मेरे भाई, इसमें देखिए क्या करें, यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा, करें कि देखिए एक, क्या करें कि देखिए एक बल का बल आघूर्णन, एक बल है और उस बल का घूर्णन, उस बल के परिणाम, ठीक है, उस बल के परिणाम तथा अक्ष के बल की क्रिया रेखा के बीच के लंबवत, मतलब इस तरह से मान लीजिए ये है ना, जैसे कि मान लीजिए इस तरह है और इस तरह से मेरा मूव, ये लंबवत है, यहाँ पर इस तरह से मेरा मूव कर रहा है कोई चीज, ठीक है, तो क्या है कि लंबवत, ठीक ना, क्या है गुणनफल होता है, मतलब इसका गुणनफल, उसका प्रोडक्ट होता है। कहने का मतलब प्रोडक्ट का मतलब समझ में आ ही गया होगा। जो टॉर्क है, तो टॉर्क में क्या हम लोग तो बल का यूज करते हैं ना, क्या कि जैसे कि कोई भी पॉइंट पर मूव करवाएंगे हम, कोई भी पॉइंट पर मूव कराएंगे तो उसमें बल लगेगा, और बल लगेगा ना, बल के साथ उसमें कुछ ना कुछ तो क्या होगा, साइड होगा कि नहीं होगा, नहीं तो ये जो आघूर्णन का भुजा, कुछ ना कुछ उसमें आघूर्णन का साइड होगा, तो इसे यहाँ पर लिख लेंगे साइड। ठीक, इसको आघूर्णन भुजा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला यहाँ पर। ठीक, इसको लिख दीजिए आघूर्णन, यहाँ पर लिखाइए ना आघूर्णन भुजा, या साइड लिख सकते हैं, ठीक है, ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, इसमें हो गया ना एकदम क्लियर। अब कह रहा है कि देखिए, अब यहाँ पर देखा है कि यह एक सदिश राशि है, तो यह सदिश राशि, इसका ऐसा मात्रक न्यूटन और मीटर होता है। कहने का मतलब इसका ऐसा यूनिट क्यों ऐसा हुआ, चल लेते हैं इसको देख लेते हैं मेरे भाई। ये देखिए ये मेरा फोर्स है, ठीक, ये मेरा फोर्स है और ये ए है, मान लीजिए ये क्या साइड है, साइड को हम लोग मीटर से लिखेंगे, ठीक ना, तो क्या होगा फोर्स मीटर है ना, क्या होगा इसका फोर्स मीटर। और ये सदिश क्यों है, क्योंकि देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो है मेरा मास, सॉरी ये जो मेरा मीटर हुआ, ठीक ना, वो क्या हुआ, यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, सदिश राशि है ना। चलिए, तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, ये आपको जो दिया है, ये जो आघूर्णन बल जो भुजा है, ये जो मीटर में दिया है, ठीक ना, ये जो मीटर है लंबाई के लिए हम लोग मीटर, ये क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर, ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि देखिए वेक्टर और स्केलर मिल के जो होता है ना वेक्टर देता है आपको, वेक्टर और स्केलर मिलकर वेक्टर देगा। तो टी मेरा क्या, टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हुआ, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, ठीक ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए करा कि सरल मशीन क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में दोस्त देखने को मिलेगा, ये निश्चित है कि सब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता ही है। तो ये क्या कह रहा है, सरल मशीन क्या होता है, देखेंगे सरल मशीन के बारे में, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। ठीक, आ लीजिए, तो ये तो सरल मशीन क्या है देख लेते हैं, सरल मशीन। तो ये क्या करा कि सरल मशीन, सिंपल थी ना मशीन, सिंपल मशीन क्या है, देखिए क्या है कि यह बल आघूर्णन के सिद्धांत पर, थी ना, कार्य करता है। मतलब ये क्या, बल आघूर्णन के सिद्धांत, बल में क्या था कि एक ही पॉइंट पर क्या था, एक ही पॉइंट पर मूव कर रहा था ना, टॉर्क में जब हम लोग देखे थे कि एक ही पॉइंट पर मूव करता है, तो सरल मशीन भी क्या हुआ, एक ही पॉइंट पर मूव करेगा। क्लियर, एक ही पॉइंट पर मूव करेगा, एक ही पॉइंट से वो हर काम कर सकता है, इतना भी दूर के जगह के, नजदीक के जगह के, पास के जगह के। ठीक, तो यही कहा कि यह बल आघूर्णन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ओके, सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर, ठीक ना, रखे हुए भार को उठाया जाता है। जैसे
उत्तोलक, घिरनी, आनंद, तल, है ना, स्क्रूप, जैक। कहने का मतलब क्या कर रहा है कि देखिए, मैं एक ही पॉइंट पर काम करूंगा। मैं मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर एक स्क्रू को कस रहा हूँ, और ये स्क्रू इस तरह से दूसरे जगह पर है। अगर मान लीजिए हम इसको कसेंगे मेरे दोस्त, ठीक ना, मान लेते इसको हम कस रहे हैं, तो यहाँ पर कसेंगे, तो ये कसते कसते हो सकता है कि यहाँ पर मैं कसूंगा, यहाँ पर मेरा काम करता हो। ठीक, कभी कभी होता है क्या कि यहाँ पर कसेंगे, यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है, तो यही बात करा कि हम एक ही पॉइंट पर काम करेंगे, मगर क्या होगा, अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को भी उठाया जा सकता है। क्लियर। इस पर अगर काम करेंगे तो यहाँ पर भी कोई बल रहेगा, तो उसको भी हम उठा सकते हैं। क्लियर, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उठा, जैसे कि देखते नहीं पावर के थ्रू से, जैसे कि मेरे पास पावर है, तो पावर के थ्रू से हम क्या देखते हैं कि मैं यहाँ पर काम करूंगा, ठीक ना, कोई मशीन यहाँ पर है, और वो मशीन वहां तक का भी सामान को क्या करते हैं, उठा लेता है ना, ऊपर की ओर। ओके, तो यही चीज हुआ है, इसी को बोलते हैं सरल मशीन। ठीक ना। अब सरल मशीन में देख रहे हैं 2-4 पॉइंट बहुत हेवी आए हैं, और उसके बाद कुछ टॉपिक हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ओके, चलिए दोस्त आ जाइए। देखिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको थोड़ा क्लियर करूंगा। आ जाइए यहाँ पर। चलिए दोस्त देखते हैं। देखिए क्या, उत्तोलक, है ना, क्या क्या लीवर, इसमें क्या लीवर, उत्तोलक क्या होता है, तो उत्तोलक को 3 भाग में हम लोग बांटेंगे। उत्तोलक जो है ना मेरा क्या होगा, वो 3 भाग में होगा। क्लियर, उत्तोलक जो होगा दोस्त वो कितना भाग में होगा, 3 भाग में होगा। ठीक ना, कितना होगा, 3 भाग में होता है उत्तोलक को। तो देखिए उत्तोलक क्या होगा, क्या कि देखिए उत्तोलक, ठीक है, एक सीधी या टेढ़ी ना दृढ़ छड़ होती है। क्या करा है कि उत्तोलक जो है ना, या तो सीधी सीधी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि, हाँ क्या, जनरेटर में आप लोग देखे होंगे, ठीक है, जनरेटर सब में आप लोग देखे होंगे, ठीक है, दमकल सब जो होता है, दमकल जनरेटर जो होता है, उस जनरेटर में देखिएगा कि इस तरह से रॉड लगा होता है टेढ़ा। मान लीजिए ये रॉड है, यहाँ पर इस तरह से गोला करके इस तरह से टेढ़ा रॉड लगा रहता है। ठीक, और अपने आप में काम करता है। ठीक, तो वही करा है, क्या करा है, टेढ़ी डिश छड़ होती है, जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। कहने का मतलब है, एक ही पॉइंट पर, मान लेना इसी पॉइंट पर वो क्या कर मूव करेगा, खट 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 मूव करेगा। ठीक, और एक ही क्या, वो स्वतंत्र रूप से घूमना स्टार्ट कर देता है। ठीक ना, क्या हुआ, घूमना स्टार्ट कर देगा, उसी को हम लोग क्या उत्तोलक है। एक ही पॉइंट पर, ठीक है, स्वतंत्र रूप से चारों तरफ अगर घूमना स्टार्ट कर दे, उसी को हम लोग क्या लेंगे, उत्तोलक कहते हैं। और उत्तोलक क्या 3 प्रकार के होते हैं, आयाम, ठीक ना, आयाम हो गया, फलक्रम ना, फलक्रम, आयाम, इसका इफर्ट और लोड। देखिए यहाँ इसी से स्पष्ट होता है फलन, और सबसे आपको यहाँ से स्पष्ट हो जाता है आयाम क्या होता है, फिर फलन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो क्या करा है, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे आलम कहते हैं। कहने का मतलब आलम हो गया कि कोई भी पॉइंट पर कोई भी छड़ टेढ़ा हो या सीधा स्वतंत्र रूप से अगर घूम जाए उस छड़, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयाम बोलेंगे ना। क्या है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए अब सॉरी, इसको क्या बोलेंगे, आलम बोलेंगे, आलम बोलेंगे। क्लियर दोस्त, जो एक ही पॉइंट पर स्वतंत्रता पर घूमना स्टार्ट कर देंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आलम बोलेंगे। आयाम क्या होता है, इफर्ट क्या होता है, इफर्ट का मतलब क्या, प्रेशर डालना, हम किसी पर बल लगाते हैं। ठीक, चलिए आज क्या करेंगे, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयाम कहते हैं। क्लियर, क्या बोले कि आयाम होता है, इफर्ट होता है कि हम कोई भी वस्तु को किसी कार्य में या किसी काम के लिए यूज करते हैं, और उस पर जो बल लगाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, इफर्ट बोलते हैं। ठीक है, भार, भार क्या है, कोई भी वस्तु को उठाना, ठीक है ना, उसी को हम लोग भार बोलेंगे। देखिए क्या करा, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है, उसे भार कहते हैं ना। या तो भार उठा लो, या तो भार के रुकावट को कम कर लो। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भार कहते हैं। ठीक है, रुकावट हटाया जाता है उसे हम क्या करें, भार कहेंगे। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। ठीक दोस्त, तो दोस्त ये वीडियो कैसा लगा दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ना किया हो तो। और दोस्त ये NTPC के लिए बहुत बेस्ट बैच है, NTPC रेलवे ना, NTPC रेलवे के लिए जो है बहुत ही बेस्ट है दोस्त। इसमें किसी को दिक्कत नहीं, इससे आपको क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा। और मैं जो ऑब्जेक्टिव का आप देखिए ना, मेरा वीडियो पहले वाला वीडियो देखिए ना आप जाके, वहाँ पर जो मैं ऑब्जेक्टिव करवाया हूँ, इतना शानदार शानदार ऑब्जेक्ट, कम से कम 10-50 के आसपास ऑब्जेक्टिव में करवाया हूँ, बहुत ही बेस्ट ऑब्जेक्टिव सब करवाया है। आप जाके वहाँ पर देखिए। ठीक दोस्त, तो दोस्त आज के लिए मैं वीडियो यहीं पे एंड करूँगा दोस्त। जय हिंद दोस्त, थैंक यू।